अब हम बात करेंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ अ सर्टेन इवेंट या ऑड इन अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट। यानी कि आपके पास एक इवेंट है और कभी कभी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा ऑड्स, और खासकर न्यूज़पेपर्स अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे आता है। जब किसी दो कंट्रीज के बीच में क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं तो भी आता है, तो तब तो बहुत ज्यादा आता है एक्चुअली। तो फॉर एग्जांपल अभी अभी आईपीएल कंप्लीट हुआ है ना, तो अगर हम वहां पे देखें कि ऑड्स इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस बीटिंग दिल्ली डेयर डेविल्स इज 6:2, ठीक है। कभी कभी ऐसा लिख के आता है 6:2। तो अब 6:2 का मतलब ये हुआ कि अगर मुंबई इंडियन और दिल्ली डेयर डेविल्स के बीच में अगर टोटल 8 मैचेस हुए, राइट, 6+2 8 मैचेस, जिसमें से 6 मैचेस तो मुंबई इंडियन ने जीते होंगे और 2 वो हारे होंगे, तो इस ऑड्स इन फेवर ऑफ मुंबई इंडियंस हमारा ये हो गया। ठीक। तो कभी भी अगर आपको मान लीजिए कभी ऐसा मिल जाए कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होने वाला है और इंडिया और के फेवर में जो ऑड्स हैं लेट्स से 6:2 है, तो अब आप ये समझेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में 8 मैचेस हुए हैं तो 6 तो इंडिया ने जीते और 2 जो है पाकिस्तान ने जीते। इसका मतलब ये होता है, एंड इट शोज अ पास्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, पास्ट में क्या हुआ। अच्छा, 8 मैच हुए, इसका मतलब सिर्फ 8 ही नहीं होंगे, हो सब 8 के मल्टीपल में हुए होंगे। 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं। तो वो क्योंकि रेशो है तो रेशो तो आपस में चीजें कैंसिल हुई होंगी, तो फाइनली एक आपके पास सिंप्लीफाइड वे में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो नॉट नेसेसरीली कि सिर्फ 8 ही मैचेस हुए होंगे। और साथ में अब देखो, odds in favor of Mumbai Indian winning also means the probability of Mumbai Indian winning divided by the probability of Mumbai Indian losing। यानी कि एक उसी की विनिंग डिवाइडेड बाय उसी की विनिंग। ठीक। तो ये भी आपका मतलब वहीं से होता है, या फिर आप ये सोच सकते हैं odds in favor of an event, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ये भी आपका इसका मतलब निकल के आएगा। और अगर हम बात करें कि ऑड्स अगेंस्ट इवेंट, एक तो फॉर द इवेंट या इन फेवर ऑफ इवेंट या अगेंस्ट द इवेंट, वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग, यानी कि अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल केसेस। इसका मतलब ये भी होगा। तो इस तरीके से ऑड्स जो हैं आप डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और बेटर क्लैरिटी हो जाएगी। अभी अब मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन था आपका कि पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, फाइंड द ऑड्स अगेंस्ट गेटिंग अ टोटल ऑफ ग्रेटर देन 9। तो अब 2 डाई आपने रोल की, तो आपके पास पहले तो हम ये सोचे कि भाई 9, टोटल 9 से ज्यादा कब कब आ सकता है, यानी कि 9 से ज्यादा क्या हो सकता है, 10, 11, 12, ये 3 केसेस हो सकते हैं आपके पास। और ये कैसे कैसे आ सकते हैं, जब 4,6, एक में 4 आया हो डाई में, दूसरे में 6 आया हो, फिर एक में 5 आया हो, दूसरे में 6 आया हो, एक में 6 और दूसरे में 4, और एक में 6 और ये 5, और एक आपके पास 6, ये 4, 6 और 4, 5, 6, 6, 4, 6, 5 और 6, 6 और एक आपके पास 5, 5, ये टोटल आपके पास फेवरेबल केसेस हो गए। आपके पास ये हो गए टोटल
6 फेवरेबल केसेस हो गए, तो अनफेवरेबल केसेस कितने हो गए? आपके पास अनफेवरेबल केसेस कितने हो गए? ये तो फेवर में हो गए, ठीक है ना, फेवर में हो गए। तो और टोटल केसेस होते हैं 36, तो अनफेवरेबल कितने हो गए? 36 माइनस 6, यानी कि 30 केसेस आपके टोटल अनफेवरेबल केसेस हो गए। तो अब आपसे पूछा है ऑड अगेंस्ट, तो ऑड अगेंस्ट का मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, ये हो गए। तो यानी कि 30/6, यानी कि 5:1, ये आपका आंसर आ गया ऑड्स अगेंस्ट ऑफ दिस इवेंट। तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट निकालने, तो आप इस लॉजिक के साथ आप चलते रहें। अगर ऑड्स इन फेवर निकालने, तो फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय केसेस अनफेवरेबल केसेस, या अगर ऑड्स अगेंस्ट निकालने, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अच्छा, अब जरा ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 4 ब्लैक बॉल्स, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स एंड ऑल दी 3 बॉल्स आर ग्रीन। तो आपके पास है 5 ग्रीन बॉल्स और उसमें से 3 ग्रीन बॉल आपको चाहिए। तो 5 ग्रीन में से 3 ग्रीन निकालने के वेज कितने हो गए? 5C3, ठीक। और टोटल 3 ग्रीन निकालने के कितने हो गए? 3 बॉल्स निकालने के टोटल आपके पास है 9C3, राइट। तो 9C3, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ग्रीन बॉल्स, ठीक। ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक मिनट। तो 5C3 इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? रूट फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, और इसके बाद फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया के फैक्टोरियल 5 के लिए हमारे पास फैक्टोरियल 6 नीचे है ही एक, तो ये आ गया फैक्टोरियल 5 ओवर फैक्टोरियल 2, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 9। ये हमें सॉल्व करना है अब। तो इसके बाद करिए जरा इसको सॉल्व, देखें क्या आता है आपका। बिल्कुल सही, 5/42 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब 5/42 आपका आंसर आ गया, तो ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 बॉल्स, ठीक। अब यहीं से अब आपको भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 3 ग्रीन बॉल्स वो क्या होगी? वो होगी 1 माइनस दिस। तो ये हो गया आपके पास 37/42। तो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ द इवेंट। तो ऑड्स इन फेवर इज प्रोबेबिलिटी इन फेवर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट इट, राइट। आना और ना आना, ऐसे आप सोच लो, है ना। आना डिवाइडेड बाय ना आना, तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/42 डिवाइडेड बाय 37/42, यानी कि 5/37। ये आपका आंसर आ गया ऑड्स इन फेवर का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऑड्स इन फेवर से, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी पे वापस आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स when 4 coins are tossed at a time। अच्छा, 4 coins are tossed
तो सबसे पहले तो हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 कॉइन्स हैं। एक जब आप कॉइन जब टॉस करते हैं तो कितने एलिमेंट होते हैं, 2 होते हैं ना। तो ऐसे ही जब आप 4 कर रहे होंगे तो आपके पास 2 टू द पावर 4 एलिमेंट्स होंगे आपके पास टोटल सैंपल स्पेस में। यानी कि आपका डिनोमिनेटर आपको पता चल गया, ये वो हो गया 16। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हमें न्यूमरेटर ढूंढना है बेसिकली, है ना। तो हेड एंड टेल कम ऑल्टरनेटिवली, पहला क्वेश्चन ये है कि भाई हेड और टेल ऑल्टरनेटिवली आ रहा हो, तो अब हेड और टेल मान लीजिए इसको इवेंट ए बोल देते हैं। तो हेड और टेल जो है ऑल्टरनेटिवली आ रहा है, तो कैसे आ सकता है, पहले हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा, फिर हेड आया होगा, फिर टेल आया होगा। ये 4 बार आपने कॉइन टॉस कर दिया। या फिर टेल से भी शुरू हो सकता है ना, तो पहले टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया और फिर हेड आया। तो बस ऑल्टरनेटिवली यही पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, यानी कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 हो गए, है ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इन दिस केस, यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या हो गई, 2/16, यानी कि 1/8। क्योंकि हमारे पास हेड एंड टेल ऑल्टरनेटिव आने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। अब आगे पढ़ें, आगे कहता है कि नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग इज मोर देन टेल्स एंड टेल ऑलवेज अपीयर। मतलब ये है कि एक तो हेड जो है टेल से ज्यादा आने चाहिए, है ना, और टेल लेकिन हमेशा आना ही चाहिए। मतलब इसका मतलब तो ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि सेकंड वाला जो पार्ट है सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि भाई आपके पास 3 हेड आए हों और 1 टेल आया हो। क्योंकि बाकी सारे केसेस में अगर आप टेल बढ़ाने की कोशिश करोगे तो फिर हेड उससे कम हो जाएंगे, उसके बराबर आ जाएंगे हमें, लेकिन हमें चाहिए क्या, हेड इज ऑलवेज मोर देन टेल। तो अब 3H और 1T किस तरीके से हो सकता है, तो एक तो उसको वैसे समझने की कोशिश करते हैं। भाई एक तो क्या कि तीन आपने कॉइन टॉस किए, पहले तीनों में आ गया हेड और उसके बाद फोर्थ में आ गया टी, या फिर पहले 2 में हेड आया, तीसरे में टी आया और फिर चौथे में फिर से हेड आ गया, या फिर पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, फिर अगले 2 में हेड आ गया, या फिर पहले में ही टेल आ गया, उसके बाद हेड हेड हेड, तीनों में ये आ गए। ठीक है, तो ये 4 वेज हो सकते हैं। तो इस केस में भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी प्रोबेबिलिटी सेकंड केस में भी हो जाएगी आपके फिर 4/16, यानी कि 1/4। अच्छा, 3 हेड और 1 टेल का केस हम पीएनसी के तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, टोटल आपके पास 4 चीजें जिसमें 3 एक तरीके के हैं और एक तरीके का उनका अरेंजमेंट चाहिए। तो यानी कि 4 चीजों का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 और एक चीज का अरेंजमेंट, क्योंकि वो एक जैसी है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 हम करते हैं। ठीक है, ये आपको पीएनसी में आपने क्लास 11 में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज, 4। देखो यहाँ पे भी आपने 4 ही निकाले थे, यहाँ पे भी 4 ही निकले। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, एग्जैक्टली 2 हेड अकर। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स अकर का मतलब ये हो गया थर्ड केस में कि आपके पास एच एच और टी टी कुछ ऐसा आया होगा और इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए होंगे। ठीक है, इसको भी हम पीएनसी की तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें तो टोटल अरेंजमेंट है 4 और उसमें से 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस में वो हो जाएगी 6/36, यानी कि 6/16, नॉट 36। टोटल तो हमारे पास 16 ही केसेस हैं, तो यानी कि 3/8। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, ए हैज 3 शेयर्स इन लॉटरी इन विच देयर आर 3 प्राइजेस एंड 6 ब्लैंक्स। यानी कि क्या है कि आपके पास टोटल 9 टिकट्स हैं, जिसमें कि अगर आप हैं और आपके पास टोटल 9 टिकट्स हैं तो उसमें 3 में प्राइजेस हैं और 6 में ब्लैंक्स हैं। ठीक, और
बी हैज वन शेयर इन लॉटरी इन विच वन प्राइज एंड टू ब्लैंक्स, यानी कि बी के पास 3 टिकट्स हैं और उसको सिर्फ एक ही स्क्रैच करना। देखो ये इसका मतलब 1 3 शेयर का मतलब है कि आपके पास टोटल 9 कार्ड्स हैं। अगर पहले केस की बात करें तो आपके पास टोटल 9 कार्ड्स हैं जिसमें कि 3 प्राइजेस हैं और 6 ब्लैंक हैं। तो आप उन कार्ड को स्क्रैच कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि आपने पहला कार्ड स्क्रैच किया, हो सकता है आपका प्राइज निकल आए। आपने दूसरा किया, हो सकता है उसमें भी निकल आए। आपने तीसरा किया, उसमें भी निकल आए। तो एक के केस में तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज बन रही है ना, क्योंकि भाई आपने एक स्क्रैच किया, दोनों स्क्रैच किए, 3 स्क्रैच किए, तो आपके निकले कि नहीं निकले। ठीक, बी के केस में क्या है, उसके पास कार्ड एक ही है, एक ही बार एक ही को उसको उसने स्क्रैच करना है और उसमें एक प्राइज है और 2 ब्लैंक है। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विनिंग, तो वो तो सीधी सीधी सी बात है भाई। आपके पास एक प्राइज है, 2 ब्लैंक है, तो टोटल 3 टिकट्स हैं आपके पास, 1/3 हो गई। ठीक, अब लेकिन ए की बात करें तो ए में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम ए के लिए उल्टा निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग, ऐसा सोचते हैं हम। अच्छा, वो क्या होगी, 1 नॉट विनिंग को अगर हम निकालें, अच्छा अब आपको ये भी पता है विनिंग और नॉन विनिंग का सम जो होता है 1 होता है, ठीक है। तो अगर उसके लिए अगर मुझे विनिंग की निकालनी हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग करके मैं निकाल लूंगा आराम से। तो नॉट विनिंग के केस में क्या होगा भाई, टोटल 9 आपके पास टिकट्स हैं, उसमें से आपने 3 स्क्रैच कर लिए, है ना, और 6 ब्लैंक्स हैं, तो 6 के ब्लैंक आपने करेक्ट किए, तो 6 के 6, 3 के 3 ब्लैंक ही आ गए आपके पास। तो 6 में से 3 ब्लैंक निकालने की प्रोबेबिलिटी 63 और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6963। ठीक है, ये टोटल वेज है, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी गलत यूज कर दिया मैंने, टोटल वेज है कि भाई नॉट विनिंग के। तो नॉट विनिंग का मतलब जब आपने 3 कार्ड स्क्रैच किए तो 6 ब्लैंक वाले कार्ड्स में से ही आ गए वो। तो 6 ब्लैंक में से 3 कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी की नंबर ऑफ वेज 63, और उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस। टोटल सैंपल स्पेस का मतलब कि आपके पास टोटल 9 कार्ड्स हैं, उसमें से 3 सेलेक्ट किया आपने, तो 9C3 ये हो गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 ओवर फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 9 एंड फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 6, ये हमारे पास आ गया। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 9। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 over factorial 3 into 9 into 8 into 7 into factorial 6, ये कैंसिल हो गए। इनको हमें सॉल्व करना है। तो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास आ गया 5 over 21। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट विनिंग। अच्छा, इनको वैसे ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ही बोलते हैं ना, ए का कॉम्प्लीमेंट है कि एक विन करना और नॉट विन करना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, इसलिए उनका सम जो है तो हमेशा 1 होता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बहुत बार यूज होगा ये चीज, काम करना और ना करना, इसका मतलब दोनों का सम जो है 1 होगा, है ना। तो ये चीज होगी, तो 1 माइनस 5 ओवर 21 यानी कि हो गया 6
16/21, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। इसने कहा कि प्रूव दैट ए चांस ऑफ सक्सेस टू बी इज 16/7। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमको निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 16/21 और इसकी आई थी 1/3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 16/7। यही हमें प्रूव करना था। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने। अ कमेटी ऑफ 5 is to be chosen from a group of 9 people. The probability that a certain married couple will either serve together or not at all, और ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। देखो भाई, अभी तक आपको थोड़ा सा हिंट तो मिल चुका होगा कि प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी क्लास 11th में जो पीएनसी हमने पढ़ा था उसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुछ क्वेश्चंस में ऑलरेडी एंटर कर चुका है और अब जो हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे उसमें तो बहुत ज्यादा यूज होगा आपका पीएनसी का। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई टोटल 9 लोग हैं आपके पास, जिसमें से आपको 5 लोगों की एक टीम बनानी है, कमेटी बनानी है, ठीक। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे भाई टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा। वो तो बहुत क्लियर है कि टोटल सैंपल स्पेस तो 9 लोग हैं, उसमें से आपने 5 सेलेक्ट कर ले, ये हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो गया, ठीक। अब हमें चाहिए कि ये 9 लोगों में से एक कपल भी है, यानी कि टोटल 9 लोग हैं जिसमें से एक कपल है, यानी कि उसमें 2 लोग हो गए, तो बाकी के 7 लोग ऐसे जो नॉन कपल हैं। तो अब ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए सर्टेन मैरिड कपल विल ईदर सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, यानी कि वो कपल ने कंडीशन रख दी है कि भाई या तो हम दोनों इस कमेटी में होंगे या हम नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों कपल एक कमेटी में हैं, यानी कि 5 लोगों में से 2 लोग तो यही हो गए, तो यानी कि 2 तो सेलेक्ट करना ही है, तो इसको तो 2C2 वे में आप सेलेक्ट करेंगे। 2 में से 2 तो आपको सेलेक्ट करने ही थे, इनटू अब बाकी के बचे 3 लोग और उसके लिए आपके पास 7 लोग हैं, तो 7C3 ये आपके सिलेक्शन हो गया कि जब वो कपल सर्व कर रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कपल सर्व नहीं कर रहा हो, तो वो केसेस कितने होंगे, वो प्लस के साथ आपके आएंगे। तो अब आपने क्या किया भाई, 7 में से 5 लोग सिलेक्ट कर लिए, लेकिन अब आपने पेयर को हाथ ही नहीं लगाया, तो 7C5। तो ये आपका हो गया डिनोमिनेटर, यानी कि इन वेज में ये कपल या तो आ सकता है या नहीं आ सकता इन 5 लोगों की कमेटी में। तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2C2 इंटू 7C3 प्लस 7C5 और डिवाइडेड बाई ये जो हमने किया था शुरू में 9C5। इसको हमें सॉल्व कर लेना, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, 4/9 आएगा। अब ये क्वेश्चन आपके पास, 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition. The probability that the number is divisible by 6 is, ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास टोटल डिजिट्स हैं 6, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 डिजिट्स हो गई, लेकिन आपको नंबर जो बनाना है वो बनाना है 5 डिजिट का। तो चलो देखते हैं पहले 5 डिजिट का नंबर बनेगा कैसे, है ना। तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने 5 डिजिट के लिए बना लिया प्लेस। अब देखिए पहले प्लेस पे अगर मैं 5 डिजिट का नंबर बना रहा हूं तो ऑब्वियसली उसमें 0 नहीं रख सकता मैं, है ना, क्योंकि अगर मैंने 0 रख दिया तो होगा क्या भाई, वो तो 4 डिजिट का नंबर रह जाएगा। तो पहले डिजिट जो पहला प्लेस है हाईएस्ट प्लेस, यानी कि उस पे 5 ऑप्शंस हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 के, ठीक। इनमें से कोई एक रख सकता हूं। और अब जब मैंने ये फिक्स कर लिया तो बाकी के 4 प्लेसेस में कोई भी नंबर रख सकता हूं मैं।
और रिपीटिशन नहीं करना तो सेकंड यहां के लिए फिर आपके पास 5 ऑप्शंस बचे, फिर 4, फिर 3 और ये फिर 2। तो टोटल जो नंबर बनेंगे, टोटल नंबर्स जो हम 5 डिजिट्स के बनाने वाले हैं, अपनी जो डिजिट्स मिली हैं उसके हिसाब से वो होंगे हमारे पास 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि 600 हो गए आपके पास। ठीक है, ये आपके पास 5 डिजिट्स के टोटल नंबर हो गए। अब हमें ये देखना है कि नंबर्स आर डिविज, यानी कि ये डिनोमिनेटर हो गया आपका, है ना। अब हमें देखना है कि नंबर ऑफ इज डिविजिबल बाय 6। अब 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबल का मतलब आपके यूनिट प्लेस में सिर्फ इवन नंबर आने चाहिए, और 3 से डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी याद करो क्या होती है, डिविजिबिलिटी बाय 3। सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी, सम ऑफ द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। ये आपकी कंडीशन होती है, 3 से डिविजिबिलिटी कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर है अगर उसकी डिजिट्स को आप ऐड करें तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक, तो 3 से डिविजिबिलिटी, अब पहले जो हमारे पास नंबर है उनको ऐड करके देख लेते हैं हम। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये हो गया 4 प्लस 1 5, 10 15, ये 15 आ रहा है सम हमारे पास, तो ये डिविजिबल है। अच्छा, हमें 5 डिजिट्स के नंबर चाहिए, तो अब हमारे पास फिर जैसे कि मैंने ये बताया था, अभी ऊपर भी देख रहे थे हम, कि भाई एक तो ये हो सकता है कि भाई ये 5 नंबर हमने एक सेट बन जाए हमारा, कि जिसमें कि आपके पास ये नंबर्स हो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक तो ये बन जाए हमारे पास, और दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास, 0 1 2 4 5, इसमें से 3 गायब हो जाए, तो इसका अभी भी सम जो है, अभी भी आप देखेंगे तो 12 बन रहा है। ठीक है, और कोई नंबर आप हटा दोगे तो फिर सम आएगा नहीं आपके पास 3 से डिविजिबल। ठीक, तो अब आपके पास यही है कि आपके पास एक तो नंबर इससे बन रहे हो और एक इससे बन रहे हो, लेकिन इस वाले में हमें फिर से याद रखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा फर्स्ट प्लेस है वहां पे ये 0 ना आए। तो चलिए पहले तो इससे बात करें, 1 2 3 4 5 से जब हमारे पास होंगे तो कितने प्लेसेस होंगे, हम फैक्टोरियल 5 तो बना सकते हैं, लेकिन हमारे का साथ चक्कर क्या है कि अब आप देखो हमारे पास ये 5 प्लेसेस हैं, हम 6 से यहीं पे देख लेते हैं। भाई ये जो यूनिट प्लेस है यहां पे आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 4 ही आ सकते हैं इसमें से आपके पास, तो 2 और 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 0 तो है नहीं, इनमें से 2 और 4 आ सकते हैं, तो यहाँ पे मिलने वाले, इसके लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। इसके अलावा बाकी के 4 प्लेसेस में, बाकी के जो 4 बचेंगे, क्योंकि एक तो कोई यहां पे आ जाएगा इवन नंबर में से, या तो 2 आ सकता है यहाँ पे या 4 आ सकता है, बाकी के 4 प्लेसेस में 4 नंबर रखने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अब दूसरा दूसरा ये हुआ कि हमने इससे नंबर बनाए, तो जब हम इससे नंबर बना रहे होंगे तब हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब यूनिट प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, है ना। चलो एक बार इसको और अच्छे से समझ लो। अब देखो, जैसे मैं कह रहा था कि अब हमें ये दूसरा केस चाहिए। ठीक है, पहला केस तो हमने फिक्स कर लिया, अब दूसरे केस में क्या होगा कि भाई एक तो तरीका ये है कि हम यहां पे यूनिट प्लेस पे 0 रख दें,
ठीक है, और बाकी के 4 प्लेसेस पे कोई भी नंबर रख सकते हैं हम। 1 2 3 4 है, तो उसके लिए मतलब क्या हो गया कि यहां पे 0 रखने का एक तरीका और उसके बाद बाकी के 4 प्लेसेस में रखने का फैक्टोरियल 4 तरीका। अब एक और तरीके से बन सकता है, वो क्या होगा कि मान लीजिए, अच्छा 0 इज इवन नंबर, तो ये हमारी इवन वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, यानी कि ये वाले जो नंबर बनेंगे ये 6 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, क्योंकि सम 3 से डिविजिबल में और बाकी यूनिट पे 0 आ चुका है। अब दूसरा तरीका ये है कि भाई एक तो यहां पे अब आपके पास इवन नंबर कौन से, 2 और 4, तो यहां पे रखने के सिर्फ 2 तरीके हैं, 0 की बात नहीं कर रहे हम, 0 के अलावा बात कर रहे हैं, ठीक है। 2 और 4 रखने के यहाँ पे 2 तरीके, उसके अलावा यहां पे यूनिट, ये जो टॉप वाला प्लेस है, हाईएस्ट प्लेस, इसमें आप 0 नहीं रख सकते, है ना, क्योंकि 0 रखोगे तो जो हमारा नंबर है वो 5 डिजिट का ना रह के 4 डिजिट का रह जाएगा, वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहां पे रखने के कितने तरीके हो गए हमारे पास, भाई एक कोई यहां पे रख दिया तो बाकी के 3 यहां पे रखने थे, 0 रख नहीं सकते, टोटल 5 है, एक यहां रख दिया, 0 रख नहीं सकते तो बचे 3, तो पहले में 3 नंबर में से कोई एक रख सकते हैं हम, और ये बाकी के जो 3 प्लेसेस बचेंगे उसमें हम कोई भी 3 नंबर रख सकते हैं, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। देखो इसीलिए मैं बोला था ये पीएनसी की जो नॉलेज है ना हमारी, ये बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे कितने हो गए, तो अब आप देखो टोटल वेज जो कि 6 से डिविजिबल है ना, नंबर ऑफ वेज या फेवरेबल वेज लिख देते हैं, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल वेज, वो हो गए हमारे पास फैक्टोरियल 4 इंटू 2, ये यहां से आया, फिर प्लस एक फैक्टोरियल 4 इंटू 1 यहां से आया ये वाला, और एक ये आया हमारे पास प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाय, यानी कि ये फेवरेबल वेज तो हमारे हो गए फैक्टोरियल 4 और 2 और 1, 2 प्लस 1 यहां से कर लेता हूं, और 6 इंटू फैक्टोरियल 3 यहां से हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 600। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो अब देखो आपकी पीएनसी की नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है यहाँ पे। अब जरा एक ये होमवर्क क्वेश्चन आप नोट करें। देयर आर 3 वर्क्स, वन कंसिस्टिंग ऑफ 3 वॉल्यूम्स, वन ऑफ 4 एंड अदर ऑफ 1 वॉल्यूम। यानी कि आपके पास ऐसे समझ लो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की किताबें हैं, ठीक है। तो फिजिक्स की मान लीजिए आपके पास 3 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 4 हैं और मैथ्स की 1 किताब है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास चीजें हैं। तो उसके बाद दे आर प्लेस्ड ऑन अ सेल्फ एंड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वॉल्यूम ऑफ द सेम वर्क्स आर ऑल टुगेदर। तो इसको ये इसमें आपका स्ट्रिंग मेथड यूज होगा जो हमने पीएनसी में पढ़ा था। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, करके देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3/140 इसका आंसर आएगा। एक और होमवर्क क्वेश्चन, 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor building. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any other floor, starting from the first. Find the probability that all 5 persons leave at different floors. तो ये करिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, n different books or where n is greater than 3, greater than or equal to 3, ठीक है, are put at random in a shelf. Among these books there is a particular book A and a particular book B. The probability that there are exactly R books between A and B is, तो सबसे पहली चीज जो हमें समझने की, भाई n डिफरेंट बुक्स हैं
और उन्हें सेल्फ में रखना है, यानी कि डिनोमिनेटर तो हमारा फिक्स हो गया, n बुक्स का अरेंजमेंट वो हो गया फैक्टोरियल n, ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब हमें देखना है कि हमें पूछ क्या रहा है ना। नेक्स्ट इज, इसमें से एक पर्टिकुलर बुक ए है और एक बुक बी है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में आर बुक्स हैं। तो मान लीजिए ये बुक है ए और ये है बी, और इन दोनों के बीच में आर बुक्स हमने रखनी है ऐसे करके। तो और उसके अलावा अब जो कितनी बुक्स बचेंगी भाई, ए और बी तो अलग है और आर अलग है, तो हमारे पास क्या बचा, n माइनस आर और -2 बुक्स और बची, ये जो कहीं पे भी हम प्लेस कर सकते हैं, पर ए और बी के बीच में हमें आर बुक्स ही रखनी है। तो सबसे पहले तो ए और बी आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, तो ए और बी का अरेंजमेंट कितना हो गया, फैक्टोरियल 2, क्योंकि दो बुक्स है उनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 हो गया। अब ए और बी के बीच में आर बुक्स रखनी है, तो पहले तो आर बुक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा भाई कौन सी वाली आर रखनी है। तो उसके सिलेक्शन के वेज क्या होंगे, अब हमारे पास बुक्स कितनी बची हैं, n-2 बची हैं, क्योंकि ए और बी तो हट गई। तो n-2 बुक्स में से हम आर कोई बुक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर उन आर बुक्स का ये जो आर रखी हुई होंगी इनका अरेंजमेंट ये फैक्टोरियल आर वेज में हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट हो गया, और इनटू ये जो बाकी की बची इनका इंटरनल अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, तो ये हो गया इनका फैक्टोरियल n-r-2 वेज में इनका अरेंजमेंट हो गया। तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट हो गया, जिसमें कि ए और बी के बीच में आर बुक्स रख दी आपने। और इसके बाद हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैं यहीं पे लिख देता हूं। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो दिस डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n हो जाएगी, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। ये सॉल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं ना, ये तो आपने पीएनसी में खूब किया है। तो वो जो आंसर आएगा आपके पास 2 माइनस n ओवर n इंटू n-1, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर्स 1 2 3 अप टू 9 आर पुट इनटू 3 by 3 अरे, यानी कि एक मैट्रिक्स बना दी एक्चुअली, सो दैट ईच नंबर अकर एग्जैक्टली वंस। तो 9 नंबर हैं, आपने एक अरेंजमेंट बना दिया, लेट्स से एक आपने एक मैट्रिक्स बना दी कुछ ऐसे करके जिसमें ये 9 नंबर्स हैं। अब कंडीशन क्या है कि फाइंड दिस that sum of the numbers in at least one horizontal row is greater than 21, यानी कि किसी एक हॉरिजॉन्टल रो में जो सम है नंबर्स जो बने होंगे वो 21 से ज्यादा। तो मान लीजिए 21 से ज्यादा, मान लीजिए मैं ऐसे ही कर देता हूं 9 8 7, ठीक है। तो इसका सम कितना हो गया आपके पास 24, ठीक है, इसका सम हो रहा है 24। अब ये 3 नंबर आ गए, इसके अलावा बाकी के नंबर्स हैं आपके पास, मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया आपने। तो ये एक एक अरेंजमेंट है। तो सबसे पहली चीज तो है कि 9 नंबर्स का अरेंजमेंट, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 9, ये तो आपका फिक्स हो गया। 9 नंबर्स का अरेंजमेंट यानी कि डिनोमिनेटर आपका फिक्स हो गया, 9 नंबर है उनको अरेंज करना है। लेकिन अब हमारी कंडीशंस के हिसाब से हमारे फेवरेबल केसेस क्या बनेंगे वो हमें सोचना है। तो सबसे पहली बात यह है कि नंबर जो है ग्रेटर देन 21 हो, यानी कि नंबर क्या क्या सम हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। तो अब देखें 24 तो हमने देख लिया भाई, 9 प्लस 8 प्लस 7 के से आपका 24 आ जाता है। अच्छा 23 कैसे बनेगा, हमारे पास 23 बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 प्लस 8 प्लस 6 ऐसा कर सकते हैं। अच्छा अब 22 बनाने के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, 9 प्लस 8 प्लस 5, और एक हो सकता है 9 प्लस 7 प्लस 6।
क्या और कोई हो सकता है? बस ये 4 तरीके आपके पास हो सकते हैं जहां पे नंबर 21 से ग्रेटर यानी कि 22, 23 और 24 हो सकता है। तो आई होप यहां तक अब आपको क्लियर हो गया। अब हमें ये सोचना है कि भाई किस तरह से एडजस्ट होगा। तो 4 नंबर में आपके पास 4 तरीके से आपके पास सम जो है वो 21 से ज्यादा आ सकता है। अब मान लीजिए हम इसी को सोचें, 987 वाले कोई ऑप्शन को सोचें, तो ये क्या होगा? ये तो मैं किसी भी रो में रख सकता हूं। तो हमारे पास 3 रोज हैं, तो उसमें से कोई एक रो सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो 3 रो में से एक को सेलेक्ट करने का तरीका 3C1, क्योंकि ये रो 1 में भी हो, जैसे मैंने यहाँ पे R3 में रखा, R1 भी हो सकता, R2 में भी हो सकता। तो 3 तरीके तो ये हो गए। ठीक है, 3C1 वेज में रो सेलेक्ट करी, और उसमें इन तीनों को अरेंज करने के तरीके भी फैक्टोरियल 3 हो सकते हैं। क्यों भाई? मैं 7 को यहां रख दूं, 8 को यहां रख दूं, 9 को यहां रख दूं, ऐसे भी तो कर सकता हूं, या कुछ और। तो फैक्टोरियल 3 वे से ये 3 आपस में सेलेक्ट हो सकते हैं। और अब ये तो 3 का सिलेक्शन हुआ, अब बाकी के बचे 6 नंबर्स, वो भी आपस में फैक्टोरियल 6 वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो ये तो एक के लिए अरेंजमेंट हुआ, पर ऐसे कितने अरेंजमेंट है? 4 हैं। तो यानी कि ये 4 अरेंजमेंट और हो गए आपके पास। तो इसीलिए अब हमारी जो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो क्या बन गई? फिर रिक्वायर्ड पी लिख रहा हूं मैं इसको। तो 4 into 3C1 into factorial 3 into factorial 6 ओवर factorial 9, ये आपके पास बन गया। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/7 आंसर आ जाएगा। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन एक और है। मिस्टर ए लिव at origin on the Cartesian plane and has his office at 4,5. His friend lives at 2,3 on the same plane. Mr. A can go to his office traveling 1 block at a time, either in positive x direction or positive y direction. If all possible paths are equally likely, then the probability that Mr. A passed through his friend's house is what? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो अब जरा इसको समझने के लिए ना एक ग्रिड बना लेते हैं हम, कि भाई हमारे पास सिचुएशन है क्या। तो चलिए वो बनाते हैं हम। तो ये मैंने ग्रिड बना ली। लेट्स से कि ये 0 0 पे ये बैठे हुए हैं, इनका घर है यहाँ पे मिस्टर ए का, और ये 1 2 3 4, और यहाँ पे है 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे करके है। तो उनका जो घर है वो 0 0 पे है, ऑफिस है 4,5 पे। तो 4,5 यानी कि यहाँ पे है आपका ऑफिस, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है, ये मिस्टर ए का डेस्टिनेशन पॉइंट है। और बीच में उनके फ्रेंड का जो घर है, चलो फ्रेंड की बात बाद में करते हैं, पहले तो ये सोचें कि भाई मिस्टर ए जो हैं यहां पे पहुंच कैसे सकते हैं अपने ऑफिस में। भाई आपके पास बड़ा सिंपल सा तरीका है, कोई भी एक पाथ फॉलो करते हैं, और हर एक पाथ जो है वो इक्वली लाइकली है। तो मान लीजिए वो पहले हॉरिजॉन्टल गए एक, फिर एक वर्टिकल गए, फिर एक हॉरिजॉन्टल गए, फिर एक वर्टिकल गए, ऐसे करते हुए फिर एक हॉरिजॉन्टल गए। एक तो ये है कि ये तरीका है कि अब ये सीढ़ी चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। और फिर यहां से ये सीधे यहां पहुंच गए। अब आप देखिए क्या हुआ,
एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल, चार हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वर्टिकल कितना हुआ? एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, चार वर्टिकल, और ये हो गया आपके पास पांच वर्टिकल। तो ये इस वे में उन्होंने क्या किया, चार एच चले बेसिकली, 4H, और 5 वर्टिकल चले, वी 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 वी, ठीक है। कहीं से भी जाए देखो ये होगा यही, 4 बार H चलना पड़ेगा और 5 बार V चलना पड़ेगा। मान लीजिए मैं कोई और वे से चलता हूं, ठीक है, लेट्स से एक और वे लेते हैं, सीधे चला देते हैं, ठीक है। तो यहां से सीधे पहुंचे और फिर यहां से सीधे पहुंच गए यहां पे। तो अब आप देखिए ये H, एक H, एक H, एक H, 4H अभी भी चले, देखो सेम है। और यहां से 5 चढ़ गए, 1 2 3 4 5, 5 V's। तो कोई भी पाथ ले वो हमेशा ऐसा होगा कि 4 और 5, 4H और 5V ही जाना होगा उनको, कोई सा भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि टोटल वेज जो उनके पास हो गए, उसको अगर हम करें तो 9 तो टोटल हो गए भाई, 4 ये और प्लस 5 ये, टोटल 9 हो गए, फैक्टोरियल 9। और उसमें से 4 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 4, और 5 एक जैसे हैं तो फैक्टोरियल 5। ये टोटल वेज हो गए जिससे वो अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर फिक्स हो गया। अब बात करते हैं कि इनके दोस्त का घर जो है बीच में 2-3 पे लाई करता है, यानी कि इनका दोस्त जो है वो कुछ कहां पे रहता है, लेट्स से यहां पे 2,3 पे। तो 2,3 हो गया, ये यहां पे इनका दोस्त रहता है। अब ये एक वेज में से ऐसा हो सकता है कि भाई पहले दोस्त के पास पहुंचे और फिर वहां से चले जाएं। अब दोस्त के पास 2-3 है तो 2-3 पे, अब देखो फिर से वही तरीका होगा, 2-3 पे जाने का जो तरीके कितने होंगे, 2+3 फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। क्यों 2-3? फिर अब आप फिर से आप सोचो कि आपने, चलो हम सीधे पहले वर्टिकल चल लेते हैं, उन्होंने कहा नहीं अब हम ये सीधे वर्टिकल जा रहे हैं, तो एक वर्टिकल, दो वर्टिकल, तीन वर्टिकल, और दो आपके हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, यहां से पहुंच जाएंगे दोस्त के घर। तो ये एक तो ये होगा कि 2-3 से 2-3 पे पहुंचे, और दूसरा अब 2-3 से हमको उनको पहुंचना है 4-5 तक, 2-3 से लेके 4-5 तक जाने में। अब 2-3 से 4-5 तक जाने में उसको कितने लगेंगे, 2-3 से लेके 4-5 तक जाने में दो हॉरिजॉन्टल और दो दो वर्टिकल लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कितने वेज हो जाएंगे, अब दो हॉरिजॉन्टल, अब यहां से मान लीजिए फिर से उन्होंने कोई रास्ता पकड़ा, अब दोस्त के घर पहुंच चुके हैं, तो साहब ने कहा कि नहीं अब दोस्त के घर के थ्रू जाना था, तो ये अब आप यहां से फिर सोच लेते हैं, चलो एक एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, दो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, एक H, एक H, एक V, एक V। तो दो हॉरिजॉन्टल और दो V लगेंगे। तो अब दोस्त के घर से उस अपने ऑफिस जाने में मिस्टर ए को फिर से फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 वेज मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो घर से दोस्त की तरफ होते हुए जो मिले वो मिल गए, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ये सॉल्व आप कर लेंगे आराम से, इतना मुझे पूरा विश्वास है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है, 3 distinct numbers are selected from first 100 natural numbers. Find the probability that the all 3 numbers are divisible by 2 and 3. ये दी यहां पे नहीं होना चाहिए, इसको काट देते हैं। All the 3 numbers are divisible by 3. एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था ना, ये जेईई मेंस में पूछा गया 2004 में, ठीक है। और इसके ऑप्शंस भी थे, चलो
ऑप्शंस की जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने दी है नहीं, अल्टीमेटली ये तो मैं खुद निकालना आना चाहिए, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर 100 नेचुरल नंबर्स में से आपने सबसे पहले तो आपने ये देखना भाई डिनोमिनेटर क्या बनने वाला, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 100 में से 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए, ये हमारा डिनोमिनेटर बन गया। अच्छा, अब ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाई 2 एंड 3 दोनों से हो, यानी कि 6 से डिविजिबल हो। अब 6 से डिविजिबल नंबर कितने होंगे, उसके लिए हम देखो, हमने 11th में सीखा था, टोटल नंबर है 100 डिवाइडेड बाई 6, और उसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 16 6 96 होता है, तो 16 नंबर्स ऐसे होंगे जो 6 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 2 एंड 3 बोथ से डिविजिबिलिटी चाहिए हमें। अब यानी कि मैंने फेवरेबल कंडीशंस के लिए क्या चाहिए, वो 3 नंबर जो है वो 16 नंबर से आए हो, तो 16C3 हमारे फेवरेबल केसेस हो गए। तो टोटल केसेस तो ये हैं और फेवरेबल ये हैं हमारे पास, फेवरेबल केसेस। तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/1155, ये हमारा आंसर होगा। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जेई में आपको मिलने वाले हैं। आसान है, आप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा अपना पीएनसी का चीजें याद हैं। लेकिन अब इतना भी डरने की जरूरत नहीं कि सिर्फ पीएनसी पूछेंगे वहां पे, है ना। पीएनसी एक स्मॉल पार्ट होता है वहां पे, पर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसीलिए मैंने कई सारे क्वेश्चन जो हैं किए आज के लेक्चर में, कि जिसमें आपकी पीएनसी इन्वॉल्व रही है। नेक्स्ट टाइम से फिर कुछ और चीजें ऐड करेंगे हम